जय हिंद। आप सभी का स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करता हूं और अभी हम लोग पढ़ेंगे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जीव विज्ञान का सेल। बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां से देखने के लिए मिलता है। सेल यानी कोशिका। इससे पहले हम बता दें कि बहुत जल्द आपके सामने बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट आपके मार्केट में यानी पटना में आ जाएगा। और अभी इसको पढ़ाने के बाद हम 100 क्वेश्चन का सीरीज लाएंगे सिर्फ और सिर्फ कोशिका पर। कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो सकते हैं कोशिका के अलावा, लेकिन जो मेन रहेगा वो कोशिका यानी सेल पे आएगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन रहेगा। उस क्वेश्चन सीरीज को आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए अब हम लोग बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट पहले चलिए। तो पहला जो हम लोग लुसेंट सीरीज से चल रहा है, लुसेंट सीरीज में जो पहला है सेल के पार्ट में जीवद्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म दिया हुआ है। क्या होता है, क्या काम है इसमें, इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनेगा उस पर हम ध्यान देंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जीवद्रव्य का खोज जो है, खोज डुजार्डिन किया था। कौन किया था? डुजार्डिन। ठीक है। लेकिन जीवद्रव्य का नामकरण किसने किया था? पुरकिंजन। दोनों में कंफ्यूजन नहीं रखिएगा, एकदम याद रखिएगा। इसका सिद्धांत कौन दिया था? सिद्धांत हम लोग पढ़े थे। सिद्धांत कौन दिया था? हॉट हॉट बिग पढ़े थे ना, कल ही पढ़े होंगे हॉट बिग। डुजार्डिन जीवद्रव्य का सिद्धांत इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। आप प्रोटोप्लाज्म ही याद रखिएगा, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म खोज डुजार्डिन, नामकरण पुरकिंजे, इन्हीं का नाम बहुत आता है। और सिद्धांत कौन दिया था? हर्टविग। नेक्स्ट पॉइंट, यह एक तरल गाढ़ा रंगीन पारभासी लसलसा वजन युक्त पदार्थ है। जैविक क्रियाएं सारी जैविक क्रियाएं क्या होता है? इसी में होता है, ठीक है। कोशिका के जीवन कोशिका के सारी यानी सारी जैविक क्रियाएं कहाँ होता है? जीवद्रव्य में ही होता है। अभी हम इसको दिखाएंगे आपको फिगर में भी कि ये कहाँ पे रहता है, ठीक है। इसीलिए जीवद्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जीवन का भौतिक आधार किसको कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म को कहा जाता है। जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। और जीवन के भौतिक आधार ये कौन बोले थे तो हम बता देते हैं आपको। हेक्सेल बताए थे, ये भी आपको याद रखिएगा, हेक्सेल, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। तो 3-4 पॉइंट तो यहीं पे हो गया। एक्स्ट्रा जितना पॉइंट रहेगा हम आपको सारा का सारा लिखवा देंगे। आपको इधर उधर कहीं खोजने का जरूरत नहीं है बस। और हमारे यहाँ आप आइए, लुसेंट को पढ़िए, प्रैक्टिस सेट लगाइए और करंट अफेयर पढ़िए, रिजल्ट पक्का। मैथ रीजनिंग भी हम आपको करवा देंगे, ठीक है। कोशिका द्रव दो प्रकार की होता है प्रोटोप्लाज्म, एक कोशिका द्रव और एक केंद्रक द्रव। तो कोशिका द्रव क्या होता है? तो केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली, अभी दोनों चीज हम दिखाएंगे आपको। केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच में जो द्रव है उसको कोशिका द्रव कहा जाता है। हालांकि उतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये। और केंद्रक द्रव जो केंद्रक के अंदर रहता है उसे केंद्रक द्रव बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, जीव द्रव का 99% भाग जो है 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। इसका परसेंटेज आपसे पूछे या ना पूछे, लेकिन सीक्वेंस जरूर पूछेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा इसमें क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। फिर क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। फिर क्या पाया जाता है आपको? हाइड्रोजन पाया जाता है। फिर क्या पाया जाता है आपको? नाइट्रोजन। तो ये सीक्वेंस आप याद रखेंगे। और लगभग 76% है आपका ऑक्सीजन हो गया, 10.5% कार्बन हो गया, 10% हाइड्रोजन हो गया और नाइट्रोजन 2.5% हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, जीव द्रव जो है हमारा लगभग 80% भाग क्या है? जल होता है। जीव द्रव में क्या होता है? 80% जल होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा और बनाएगा भी। जीव द्रव में 80% क्या होता है? जल होता है। यानी जल कितना परसेंट रहता है? तो 80% जल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं हम लोग। छोटा क्यों आ रहा है भाई? नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं। डुजार्डिन खोज किए, पुरकिंजे नामकरण किए हैं। सिद्धांत कौन दिए हैं? तो हॉट बिग दिए हैं। बिग हॉट नहीं, हॉट बिग दिए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जीव द्रव में अकार्बनिक, जिसमें कार्बन नहीं हो, और कार्बनिक, अकार्बनिक 81% में है और कार्बनिक कितना परसेंट में है? 19% में है। अकार्बनिक 81 और 19% क्या है? कार्बन। यानी कार्बन वाला के प्रतिशत कितना है? 19%। और अकार्बन के प्रतिशत कितना है जिसमें कार्बन नहीं हो? 81%। अब देखिए, ये देखिए यहाँ न्यूक्लियस लिखा हुआ होगा। ये क्या हुआ हमारा? पूरा का पूरा न्यूक्लियस हो गया। और ये पूरा का पूरा क्या है? कोशिका है, मतलब सेल है। ये पूरा का पूरा क्या है? सेल है। ये चल नहीं रहा है, ब्लैक चलेगा। पूरा का पूरा ये क्या है? सेल है। तो पहला हम लोग पढ़े हैं
केंद्रक द्रव और दूसरा पढ़े हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए ये जो हम बताना चाह रहे थे, कहाँ गया ये जीव द्रव जो दो प्रकार के था, हम लोग पढ़े थे ना यहाँ पे, कोशिका द्रव और एक पढ़े थे केंद्रक द्रव। बीच में आ जाता है। देखिए कोशिका द्रव पढ़े थे हम लोग और केंद्रक द्रव पढ़े थे। दो प्रकार के होता है प्रोटोप्लाज्म, सॉरी प्रोटोप्लाज्म दो प्रकार के, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव। तो यही देखिए ये जो इतना वाला ये सब पूरा भाग है, ये सब क्या है, कोशिका द्रव है। और केंद्रक में जो द्रव है उसको क्या बोला जाता है, केंद्रक द्रव बोला जाता है। इसे इससे कुछ बनाएगा नहीं, आपको हड़बड़ाना नहीं है, इस सब में कुछ नहीं रखा हुआ है। अगर आएगा भी क्वेश्चन तो बहुत आसान ये क्वेश्चन बनेगा, आप आराम से इसको कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं, बढ़ते हैं कोशिका की ओर। अब आते हैं मेन मुद्दा पे, कोशिका। कुछ है अरे तो मिटाते हैं, चलिए बढ़ते हैं सेल की ओर। बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा यही कि जीवन के कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है, तो कोशिका। याद रखिएगा जीवन के भौतिक इकाई क्या है, तो प्रोटोप्लाज्म, जो जीव द्रव हम लोग पढ़ के आए हैं। ठीक है, कोशिका के अध्ययन, कोशिका सटल सटल रहेगा, साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका सटल सटल रहता है तो अध्ययन साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, शब्द बनाए थे रॉबर्ट हुक, लेकिन खोज कौन किए थे, ये लीवन किए थे। खोज कौन किए थे, लीवन किए थे। ये किस पे किए थे ये भी आप लिख लीजिएगा, शैवाल स्पायरोगैरा, शैवाल पे, शैवाल स्पायरोगैरा, शैवाल स्पायरोगैरा पर लीवनहुक सबसे पहले खोज किए थे। लेकिन नाम कौन लगाए, कोशिका का नामकरण हुक लगा के, कोशिका फंसा है हुक लगा के। कब किए थे, तो 1665 ईस्वी में किए थे। कब किए थे, तो 1665 ईस्वी में किए थे। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ भी है शैवाल स्पायरोगैरा पहली जीवन कोशिका है जिसे लीवनहुक ने माइक्रोस्कोप द्वारा देखा था। ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट यहाँ से आप याद रखेंगे। इसका मेन है कि सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हम आपको याद करने का तरीका बस बताते रहेंगे। ठीक है, कोशिका के औसत संगठन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछेगा भी। जल कितना परसेंटेज में डायरेक्ट पूछेगा, तो जल लगभग 70 से 90% आपको ऐसा वैल्यू देगा जिससे आप आराम से मार सकते हैं। प्रोटीन का बहुत पूछा है, आपको 10 से 15% क्या रहेगा, प्रोटीन रहेगा। जीव द्रव में कितना जल रहता है, 80% जल रहता है। कोशिका में कितना जल है, तो 70 से 90% है। कार्बोहाइड्रेट तो पूछे या नहीं पूछे, आप न्यूक्लिक अम्ल का जरूर याद रखिएगा, 5 से 7% क्या है, न्यूक्लिक है और लिपिड भी है। सबसे पहले संगठन भी आपसे पूछ सकता है कि क्या क्या से मिलकर बना हुआ है, तो जल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक अम्ल। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, समय को देखते हुए हम लोग को बढ़ना है, सब चीज पढ़ना भी है, ये भी एक दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सबसे छोटी कोशिका पूछा है, सबसे छोटी कोशिका जीवाणु के लिए है माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकामा। सबसे छोटा कोशिका गाल पे सटल रहेगा तो गैलीसेप्टिकामा। सबसे छोटा कोशिका गाल पे सटा हुआ रहता है तो गैलीसेप्टिकामा। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम सबसे लंबी कोशिका है। क्या है सबसे लंबी कोशिका, तंत्रिका तंत्र है। आप ध्यान रखिए क्या है सबसे लंबी कोशिका, तंत्रिका तंत्र। और सबसे बड़ा जो आएगा वनडे, शुतुरमुर्ग का अंडा रहता है, सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका कौन है, शुतुरमुर्ग का अंडा। यहाँ पे 2 क्वेश्चन और लिखेगा, मानव में अगर पूछेगा, मानव में सबसे बड़ा, तो मानव में सबसे बड़ा पूछेगा तो क्या लिखना है आपको, अंडाणु। क्या लिखना है आपको, अंडाणु। और सबसे छोटा पूछेगा तो एक छोटा यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। सबसे छोटा अगर आपसे पूछता है तो छोटा में आपको हो जाएगा ग्रेन्यूसेला, ग्रेन्यूसेला। कुछ नाम है जो आपको याद रखना है। हम लोग भी जैसे बोर्ड पे आ रहे हैं तो बहुत दिन के बाद आते हैं, सामने फोकस करते हैं, तो बहुत सारा चीज ऐसा होता है जिसमें थोड़ा सा मतलब दिमाग से निकलते जाता है, लेकिन कोई नहीं, फिर हम लोग धीरे धीरे जैसे ही लैब में आ जाता है आदमी वो अपने आप एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। हम लोग ये हो गया कोशिका। जैसे जैसे हम कोशिका के पार्ट पढ़ाएंगे वैसे वैसे आपको दिखाते चलेंगे कौन कौन चीज कहाँ है और क्या क्या इसका फंक्शन है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट पेज हमारा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हर किसी का अपना अपना सिद्धांत होता है काम करने का, चल रहन सहन चाल चलन ये सब का, तो इसका भी सिद्धांत है। कोशिका का सिद्धांत हम लोग पहले ही पढ़ेंगे। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया है, तो स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया है। किसने दिया है, स्लाइडेन एंड स्वान ने क्या बताया है, इसका सिद्धांत यह बताने में असफल रहे कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसा होता है, कैसे होता है। सब कुछ तो दिए लेकिन ये बताने में असफल रह गए है। उसके बाद फिर विभाजन का नियम किसने दिया है, तो बिरचाव ने। ब से बिरचाव, बर से विभाजन। कोशिका का विभाजन का कौन बताए हैं, तो बिरचाव। ब से विभाजन, ब से बिरचाव। आगे देखिए कोशिका के सिद्धांत की मुख्य बातें क्या है, तो सभी जीव कोशिका या कोशिका से बने होते हैं। सब लोग जानते हैं कितना मिलियन में हम लोग के शरीर में कोशिका है। सभी कोशिकाएं पूर्व से स्थित कोशिकाओं से, पहले से स्थित कोशिकाओं से। कोशिका अपने अपने मतलब टूटता है, बनता है, पहले वाला मरता है, ये सब होते रहता है। कोशिका के निर्माण की क्रिया जहाँ होता है उसमें केंद्रक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका के जो मुख्य भाग है वो क्या है, केंद्रक है। क्या है, केंद्रक है। इसको अभिकर्ता यानी क्रिएटर भी बोला जाता है। मुख्य क्रिएटर है केंद्रक, ठीक है, केंद्रक याद रखना है। अब हम लोग देखिए ये दो आपको दिखाएंगे। ये आपका नया वाला बुक में इतना सारा लिख दिया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम इसको पढ़ेंगे नहीं, इसका जो मेन फंक्शन है अंतर है वो हम आपको बस बताते हैं। देखिए प्रोक्रियोटिक यूक्रियोटिक, दो प्रकार के कोशिका होते हैं। कोशिका कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। देखिए कोशिका कितने प्रकार के हो रही है, दो, प्रोक्रियोटिक यूक्रियोटिक। हम बहुत ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। देखिए हम आपके दिमाग में कैसे सेट कर देते हैं प्रोक्रियोटिक यूक्रियोटिक। ये आपके नया वाला बुक है, पुराने वाले बुक में ये सब नहीं ऐड है। अब नया वाला बुक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें है नहीं उतना कुछ, क्योंकि हम आपको इसको में बताएंगे, ठीक है। इसको आप पढ़िएगा। यही सब बात को हम अगला वाला स्लाइड में जहाँ पे अंतर जो देता है उसको हम बता रहे हैं। देखिए हमारा मकसद क्या है कि मेन प्रोक्रियोटिक यूक्रियोटिक के दिमाग में सेट कर देना। चलिए देखिए दिमाग में हम सेट करते हैं। ये सारा कुछ ऊपर में यही सब चीज लिखा हुआ, जो जो यहाँ पे है वही सब लिखा हुआ है। चलिए और बड़ा कर देते हैं ताकि दिखे आप लोग को। इतना मेरे ख्याल से दिख जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रोक्रियोटिक यूक्रियोटिक दो प्रकार के कोशिका है। इन दोनों में अंतर क्या है, यही है। आप कैसे याद रहेगा आपको, इसका सबसे पहले इमेज बना रहा था। इमेज मतलब दिमाग में इसको छाप लीजिए कि पहले हम पढ़ रहे हैं पी। ऐसे भी ABCD के लेटर में पहले क्या आता है, पी आता है, उसके बाद क्या आता है, यू आता है। यानी पहले हम पी पढ़ रहे हैं, उसके बाद यू पढ़ रहे हैं। अब दिमाग में सेट करिए। कोशिका में कोशिका भित्ति होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब पार्ट है, कोशिका का पार्ट है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति प्रोक्रियोटिक में किसकी बनी होती है, तो प्रोटीन में, प से प्रोक्रियोटिक, प से प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, ठीक। वही हम बात करें यूक्रियोटिक में तो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बस दिमाग में इसको सेट कर लीजिए कि यहाँ पे हम क्या चीज देख रहे हैं, यहाँ पे क्या चीज देख रहे हैं। एग्जाम में नहीं भी याद रहेगा तो विश्वास करिए सही मार्क के आइएगा। दूसरी बात, अगर कोई भी चीज पूछे कि किसमें अनुपस्थित रहता है, किसमें अनुपस्थित, तो प्रोक्रियोटिक में हर चीज अनुपस्थित यानी नहीं रहता है, यूक्रियोटिक में जरूर उपस्थित रहेगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ अनुपस्थित है, यहाँ उपस्थित है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER इसको बोला जाता है, अंतःप्रद्रवी जालिका हिंदी में नाम है उसका, यहाँ अनुपस्थित है, यहाँ उपस्थित। अब देखिए यहाँ राइबोसोम, राइबोसोम दोनों में उपस्थित है। आपको 70 इस प्रकार के राइबोसोम प्रोक्रियोटिक में और 80 ज्यादा इसमें मिलेगा। बस दिमाग में आपको छापने पड़ेगा। एस स्टैंड फॉर श्वेडबर्ग को ये दर्शाता है, श्वेडबर्ग। और आपके 2213 दरोगा में आपसे पूछा हुआ था, 2213 दरोगा में, कि प्रोक्रियोटिक के राइबोसोम में किस प्रकार के एस को दर्शाया जाता है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा था। उसमें प्लस प्लस में दिया था। इसका सब यूनिट होता है, ये राइबोसोम का भी सब यूनिट होता है। तो इसको कैसे आपके देगा, ध्यान रखिएगा। ये 70 एस है तो इसको आपको ऐसे करके देगा 50 एस प्लस 30 एस। ध्यान रखिएगा 50 प्लस 30 में 70 एस बनाता है। आप कभी भी भूल करके यहाँ पे आप लिख लीजिए बड़ा में 50 प्लस 30 को सब यूनिट,
सब यूनिट इसी का छोटा भाग है, तब जाके बनता है प्रोकैरियोटिक में 70। यहाँ बनता है 60 गो और प्लस 40 गो। अब ऐसे जोड़िएगा तो 100 गो हो जाएगा, लेकिन नहीं, बनाता कितना है 80 गो। बाकी डीप में हम लोग को ज्यादा जानने की जानकारी नहीं है, जिस चीज में डीप में बताना रहेगा हम बता देंगे, नहीं बताना रहेगा वहां पे आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये स्वेड वर्ग होता है, इसको प्लस में देगा तो 50 30 और ये देगा तो 60 40 100। जोड़ के यहाँ 100 आता है, लेकिन 80 यहाँ जोड़ के 80 आता है, लेकिन है कितना 70। इसमें कम है, इसमें ज्यादा। आगे गोल्जी का अनुपस्थित उपस्थित, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित उपस्थित, लाइसोसोम अनुपस्थित उपस्थित, डीएनए, हाँ डीएनए यहाँ पे सिंगल सूत्री में होता है, जैसे डीएनए यहाँ पे सिंगल सूत्री में होता है, और हम लोग जो डीएनए ऐसे पढ़ते हैं वो डबल सूत्री में होता है। तो डीएनए एकल सूत्र में होता है और पूर्ण विकसित रहता ही दोहरे सूत्र में रहता है। कसाबी का, इसमें केवल एक तंतु होता है, कम कम संख्या यानी अनुपस्थित इधर वाला में, और इसमें कुल 11 तंतु रहता है। सबको बस याद रखना है, आपको पहचाना है। हम बोले जहां भी आपको डीप में जाने की जरूरत पड़ेगा हम लेके आएंगे, नहीं तो उतना पे आपका काम चल जाएगा। हम लोग को रिजल्ट से मतलब है, कभी भी पढ़िए तो नॉलेज के लिए तो पढ़िए ही, और साथ में साथ मेन है स्मार्ट पढ़ाई पढ़ना रहता है, रिजल्ट के लिए ज्यादातर आप पढ़िए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्वेडबर्ग, प्रोकैरियोटिक में 70 प्रकार के 40 प्लस 30, यूकैरियोटिक में 80 प्रकार के 60 प्लस 40। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्यादा ऊपर तंतु तक आ गए ना, कशाभिका में एक तंतु रहता है, इसमें 11 तंतु आ गए। केंद्रिका प्रोकैरियोटिक में नहीं रहता है, यूकैरियोटिक में रहता है। सेंट्रियोल नहीं रहता है, रहता है। अब पहले ही बोल दिया है कि इस वाले सेक्टर में नहीं, इस वाले सेक्टर में रहेगा। श्वसन की क्रिया कहाँ से होता है, तो इसका प्लाज्मा झिल्ली से होता है, और हम लोग में मतलब यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा श्वसन होता है, ठीक है। लिंग प्रजनन इसमें नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा लेता है, थाइलेकाइड द्वारा, थैला द्वारा भी प्रोकैरियोटिक लेता है। क्लोरोप्लास्ट सब जानते हैं, पेड़ पौधे नॉर्मली क्लोरोप्लास्ट द्वारा लेता है। कोशिका का विभाजन, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसमें अर्धसूत्री या समसूत्री दोनों प्रकार से हो सकता है। तो ये है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंतर। आप हम आशा करते हैं आप इसको दिमाग में सेट कर लीजिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन यहीं से आता है और आपका बन भी जाएगा, एकदम बिल्कुल आसानी से बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कोशिका के भाग पे। हम लोग कोशिका के भाग पे आते हैं, और कोशिका के भाग को हम लोग जल्दी से अब यहाँ भी पढ़ पढ़ के खत्म करते हैं। देखिए जितना अलग से क्वेश्चन रहेगा, कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक कोई भी रहेगा तो हम लोग बुक में जुड़े हुए रहते हैं, जो आपसे पूछने लायक क्वेश्चन है उसके बाद हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अब कोशिका के भाग जो है प्रमुख भाग में, उसमें पहला बात है कोशिका भित्ति, ठीक है। इसमें तो अब कुछ लिखवाने लग है नहीं, देख लेते हैं, नहीं है कुछ लिखवाने लग। चलिए आगे भी बढ़ते हैं। कोशिका के मुख्य भाग पे आते हैं, कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति केवल और केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, पेड़ पौधे में पाया जाता है, यह ध्यान रखिएगा। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। किसका बना है भाई, सेलुलोज का बना। अच्छा सेलुलोज का बना है, इसका मतलब ये प्रोकैरियोटिक मतलब पादप कोशिका में पाया जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं समझ जाइएगा कि प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक हम लोग पढ़ के आए हैं, पहले ही में पढ़े हैं, मोनरा जगत आपका प्रोकैरियोटिक था, ठीक है, जिसमें प्लाज्मोडियम, नीलहरित शैवाल, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया वगैरह वगैरह आ रहे थे, वो सब है प्रोकैरियोटिक के उदाहरण। अब वहां से याद करके रखिएगा, ठीक है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, दूसरा पॉइंट है सेलुलोज की बनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट, यह कोशिका को निश्चित आकृति आकार बनाए रखने में सहायक होता है, निश्चित आकृति और आकार देता है। और आगे जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोगल्केन का बना होता है। तो ये एक पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पेप्टिडोगल्केन की बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कोशिका झिल्ली। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है किस तरह के है, तो अर्धपारगम में झिल्ली है, यह पूछेगा आपसे। कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली से घिरे होते हैं, इसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये कैसा है, सेमी परमेबल
अर्ध पारगम में झिल्ली है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए जिसको घेर देंगे ना, अब पढ़ना लूसेंट को तभी समझ पाइए, जब समझ जाइएगा एक बार पढ़ना ना तो अपने आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अर्ध पारगम में झिल्ली, इसका मुख्य कार्य क्या है, तो कोशिका के अंदर, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर। अंदर बाहर जितना भी पदार्थ जाता है ना, उसी को ही निर्धारण करता है। देखिए कहाँ गया, इतना में दिख जाना चाहिए, दिख जाएगा। चलिए, कोशिका के अंदर जितना भी सामग्री, जितना भी पदार्थ, अच्छा पदार्थ है, घड़ा पदार्थ है, इसको ले जाने, बाहर ले आने का निर्धारण कौन करता है, कोशिका झिल्ली करता है। कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिपिड। आपको ऐसे भी पता है कि कोशिका में भी लिपिड का मात्रा है 2%, ठीक है। यह लिपिड जो है किसका घटक है भाई, तो फॉस्फोग्लिसराइड। किसका घटक होता है, लिपिड किसका घटक है, तो फॉस्फोग्लिसराइड। किसका घटक है, तो फॉस्फोग्लिसराइड। बाद में जैविक रासायनिक अनुसंधानों से स्पष्ट किया गया कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। इसे भी हम लोग पढ़े हैं, प्रोकैरियोटिक में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट वहां भी पाया जाता था, यहाँ भी है। कोशिका झिल्ली में भी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नोट पॉइंट है एक, देख लेते हैं। कोशिका झिल्ली को उन्नत नमूना 1972 में सिंगर और निकोलस, ये दोनों मिलकर प्रतिपादित किए, जिसे तरल कृमि नमूना के रूप में स्वीकार किया गया। ये सब नया नया पॉइंट आपको ऐड किया गया, ठीक है। इसके अनुसार लिपिड के अर्धतरलीय प्रकृति के कारण द्विव सतह के भीतर प्रोटीन क्या होता है, पार्श्विक गति करता है। पार्श्व गति लैटरल स्पीड कहलाता है, जो समानांतर ऐसे ऐसे माने जिस डिजाइन का रहेगा उसी के समानांतर गति करते रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, तो इसमें जो हमारा पॉइंट बना है कोशिका झिल्ली से अर्ध पारगम में है, इसमें आपका बना है कि कोई भी पदार्थ अंदर बाहर ले जाने का निर्धारण कौन करता है, तो कोशिका झिल्ली ही करता है। कोशिका झिल्ली लिपिड के भी बना हुआ है, में इसमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, और ये जो लिपिड है किसका घटक है, तो फॉस्फोग्लिसराइड का है, ठीक है। ये 4-5 पॉइंट हम लोग याद रखेंगे। अब आते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम से क्वेश्चन देखिए, सेंट्रोसोम की खोज किसने किया था, बोबेरी। किसने किया था, बोबेरी। ये दिखाई दे रहा है ना, बोबेरी। सेंट्रोसोम की खोज कोशिश करिएगा कि लोग इस सबका नाम इंग्लिश में ही याद रखें, क्योंकि कभी कभी ना हिंदियों वाला इंग्लिश में लिखता है। इसकी खोज किसने किया था, बोबेरी ने किया था। यह केवल ध्यान रखिएगा जंतु कोशिका में पाया जाता है, जबकि कोशिका भित्ति केवल और केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। डार्का यानी सेंट्रोसोम के अंदर 1 या 2 कण मेहन जैसी होती है, जिसे सेंट्रियोल कहा जाता है। यानी सेंट्रोसोम के अंदर में क्या है, मेहिन धागा नुमा जो भी पदार्थ रहेगा उसको क्या बोला जाएगा, सेंट्रियोल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेंट्रियोल। समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है, इंपॉर्टेंट है। समसूत्री विभाजन में ध्रुव का निर्माण कौन करता है भाई, तो सेंट्रोसोम करता है। कौन करता है, इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, आप इसको ऐड कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। विभाजन में स्पिंडल का निर्माण कौन करता है, तो यही करता है। यहाँ पे आप इसको ऐड कर लीजिए, यहीं पर विभाजन में स्पिंडल का निर्माण करता है, ठीक है। विभाजन में स्पिंडल का निर्माण कौन करता है, तो सेंट्रोसोम करता है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जल्दी हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ना ज्यादा है, तो अगर हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे तो होगा क्या कि हम पढ़ ही नहीं, खत्म ही नहीं होगा, हमारा सेशन बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आइए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है। चलिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ब्लैक ले लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, तो सबसे पहले भाई यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव में चपटे आपस में जुड़े थैलीनुमा नलिका, ये सब बस इसका डिजाइन है, ये सब काम की चीज नहीं है, ठीक है। तो पहली बात कि यूकैरियोटिक में होता है, वहां हम लोग देखे भी है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। प्रायः राइबोसोम अंतःप्रद्रवी जालिका बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं। राइबोसोम जो रहता है ईयर पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर चिपका रहता है। आप देखिए इसमें, देखिए आइए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ दिख रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें है, ये वाले फोटो में यहाँ है, देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ये रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ, और इस पे जो है चिपका हुआ है, कहाँ गया राइबोसोम, इस पे चिपका हुआ दर्शाया कि नहीं, लगता है फिगर ले लिए हम लोग छोटा मोटा। राइबोसोम है इधर से दिखाया हुआ है छोटा छोटा, लेकिन इसी पे चिपका हुआ रहता है, ठीक है। इसी पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पे चिपका हुआ रहता है वो खुरदुरा रहता है, यानी खुरखुरा टाइप के, और जिस पे नहीं रहता है वो चिकना टाइप के रहता है, ठीक है। आते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे, चलिए। तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझ भी लेंगे, याद भी हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। प्राय राइबोसोम जो है, राइबोसोम अंतः ईआर पर, ईआर थोड़ा सा अंतः प्रद्रवी जालिका, बार बार बोलने में लंबा पड़ जा रहा है, ईआर के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं, जिसे ईआर के सतह पर राइबोसोम मिलते हैं, वो खुरदुरी रहते हैं। जैसे मान लिया जाए ये हो गया आपका ईआर, ईआर, और इस पे जो अगर राइबोसोम मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा, खुरदुरा। खुरदरा कहने का मतलब आपका उठला पुडला भाग, और नहीं राइबोसोम मिलेगा तो चिकना रहेगा। अगर राइबोसोम अनुपस्थित रहे तो जालिका क्या होती है, चिकनी लगती है, इसे चिकनी ईआर कहा जाता है, ठीक है। कोशिका में जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण एवं श्रवण के क्रिया में भाग लेती है उसमें खुरदुरी ईआर बहुलता मिलती है। चिकनी ईआर प्राणियों में लिपिड संश्लेषण का मुख्य स्थल होता है। देखिए जहाँ चिकनी चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्राणियों में लिपिड संश्लेषण का मुख्य रहता है, यानी कि यहाँ पे राइबोसोम आपका उपस्थित नहीं होगा। आगे है लिपिड के भांति स्टेरॉयडल हार्मोन चिकने अंतःप्रद्रवी जालिका में ही होते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। अब जो है कुछ मुख्य कार्य आएगा, ये सब इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ईआर का कहानी और राइबोसोम का कहानी भी आएगा। प्रोटीन के फैक्ट्री बोला जाता है, प्रोटीन का निर्माण वगैरह ये करता है। चलिए अब जो है मेन काम है, अब हम लोग इस पे आते हैं। ईआर का मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य सभी वसाओं एवं प्रोटीन की संरचना करना, जो विभिन्न झिल्लियों, अब देखिए कितना बढ़िया पॉइंट है ये, इसको आपको याद रखना है। कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक झिल्ली, ठीक है, का निर्माण कौन करता है? तो भाई ईआर करता है। कौन करता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। समानतः इसके द्वारा कोशिका द्रव और केंद्र के विभिन्न भागों में पदार्थों का संचालन भी करता है ये, ठीक है। कोशिका द्रव और केंद्रक में क्या करता है? संचालन करता है विभिन्न पदार्थों का। कौन? कुछ तो कोशिका झिल्ली का काम है, कोशिका झिल्ली का दिखाया गया। ईआर का नहीं है, ईआर निर्माण करता है कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के। आगे पॉइंट है हम लोग का राइबोसोम। अब चलिए आते हैं राइबोसोम पर। भाई राइबोसोम पे आते हैं हम लोग। थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, बने रहिएगा, लेकिन आशा करते हैं बहुत जबरदस्त होगा। और इस पे जो क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे ना सब, वो इतना खतरनाक क्वेश्चन रहेगा कि आप एग्जाम में बैठिएगा, निकलने वाला नहीं रहेगा क्वेश्चन। ये तो बस लुसेंट है ना, लुसेंट के अलावा देखिएगा कितना क्वेश्चन करवाएंगे। बहुत सारा चीज है जिसको लुसेंट में हम लोग नहीं ऐड कर पाएंगे क्योंकि लुसेंट का जगह छोटा रहता है। राइबोसोम, चलिए भाई, सबसे पहले खोज किए रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने 1953 में, लेकिन ये किसमें किए थे? पेड़ पौधा में किए। पेड़ पौधा में रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने खोज किए थे सबसे पहले राइबोसोम के। बाद में जीव में पेलाडे खोज किए, ये भी 1953 में किए। जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा, और 1958 में 5 साल बाद रॉबर्ट ने इसका क्या किया? नामकरण। अब रॉबर्ट जी, बहुत कंफ्यूजन है, नामकरण कोई और, खोज कोई और, देखा कोई और, इस तरह से चलते रहेगा सीरीज। लेकिन क्या करेंगे, पढ़ना है तो याद करना ही होगा। रॉबिन्सन और ब्राउन ने पादप कोशिका में खोज किया, फिर पैलाडे ने जंतु कोशिका में खोज किया, और 1958 में रॉबर्ट ने इसका नाम राइबोसोम दिया। यह राइबो न्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल एवं प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी है भाई? अम्ल एवं प्रोटीन की बनी होती है। ये न्यूक्लिक अम्ल से ही, राइबोसोम से ही आ जाएगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड की बनी होती है। चलिए प्रोटीन के संश्लेषण करता है, हम बोले पहले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में होता है। उपयुक्त स्थान प्रदान करती है, अर्थात प्रोटीन के उत्पादन स्थल, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? प्रोटीन के फैक्ट्री। प्रोटीन को बनाता कौन है? राइबोसोम बनाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रोटीन के फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपसे बार बार पूछेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि राइबोसोम केवल कोशिका द्रव में ही नहीं बल्कि हरित लवक, सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया और खुरदरी ईआर पर भी मिलते हैं। तो राइबोसोम मिलता कहाँ है ये सब बता रहा है। कोशिका द्रव में भी मिलता है, हरित लवक में भी मिलता है,
माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलता है, ईआर पर तो चिपका ही हुआ रहता है। अब हम लोग को जो वही पढ़े हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में 80 एस, प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70 इस प्रकार के श्वेतबर्गर में होते हैं। श्वेतबर्गर है ये अवसादन का क्या दर्शाता है, गुणांक को दर्शाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। जहां जहां जैसे जैसे क्वेश्चन बनेगा हम आपको बहुत बढ़िया से बता देंगे। बाकी आप उस सेशन को जरूर पकड़िएगा, क्वेश्चन वाले सेशन को जरूर पकड़िएगा। आपसे क्वेश्चन वाला अगर एक बार आप पकड़ लेता है ना तो आपको सारा के सारा चीज क्लियर ही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट पॉइंट है कि स्तनी के लाल रुधिर कणिका में यानी आरबीसी में राइबोसोम और ईआर नहीं पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, किसमें राइबोसोम और ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है, तो स्तनी, जितने भी स्तनी हैं सब में क्या राइबोसोम और ईआर नहीं, आरबीसी में राइबोसोम और ईआर नहीं पाया जाता है। लाल रुधिर कण द्वारा प्रोटीन विश्लेषण नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत बढ़िया पॉइंट है, इससे भी आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है, बनाता भी है बहुत ज्यादा। तो माइटोकॉन्ड्रिया के खोज जो है वो किया था अल्टमैन, लेकिन नाम इसका रखा था कौन, बंडा था। नाम रखा माइटोकॉन्ड्रिया के कौन, बंडा। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, अल्टमैन ने 1886 में किया था। देखिए लुसेंट का हर एक छोटा छोटा पॉइंट क्वेश्चन रहता है, आपसे ये भी पूछ सकता है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने कब किया था, 1886 में। 1953 में रॉबिन्सन खोज किया था, किसका खोज किया था, राइबोसोम को किया था। ठीक है, तो 1886 में बेंडा ने क्या किया है, बंडा इसका नाम दिया। यह कोशिका का श्वसन स्थल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप इंपॉर्टेंट करके रखिए। कोशिका के श्वसन स्थल कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया है। कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती है। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों में ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। श्वसन जहाँ पे आएगा तो ऑक्सीकरण होगा ही, तो इसलिए यहाँ होता है, जिसमें काफी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया के कोशिका को कोशिका के शक्ति केंद्र यानी पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोला जाता है, कोशिका के शक्ति केंद्र किसको बोला जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। कोशिका के शक्ति केंद्र किसको बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। आगे है माइटोकॉन्ड्रिया जो है आंतरिक झिल्ली में एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसे कोशिका का इंजन भी कहा जाता है। बहुत कोशिका का इंजन भी किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, एटीपी का निर्माण कहाँ हो रहा है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। ठीक है, ऐसे यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कहते हैं, चलिए इसे और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इसे यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका भी माना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अधात्री में एकल वृत्ताकार डीएनए अणु एवं कुछ आरएनए, राइबोसोम, 70 तथा प्रोटीन का संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बिको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसके द्वारा विभाजित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया किसके द्वारा, तो विखंडन द्वारा विभाजित होता है। किसके द्वारा विभाजित होता है, विखंडन द्वारा। डीएनए केंद्रक के अलावे और कहाँ मिल सकता है, डीएनए जो है ओपल न्यूक्लियस में मिलता है, और उसके अलावे कहाँ कहाँ मिल सकता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है और हरित लवक में भी मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है और हरित लवक में आता है, VVI है, आप ध्यान रखेंगे। अब आइए गोल्जी का ट्रांसपोर्टेशन का ये काम करता है। गोल्जी का तो नामे में है, गोल्जी इटली के थे, खोज गोल्जी ने किए थे, वैज्ञानिक ने खोज की। ये सूक्ष्म नलिकाओं के समूह है, उन थैलियों का बना होता है, नली प्रकार के है ये सब। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन एवं अन्य पदार्थों की पुटिकाओं के रूप में पैकिंग किया जाता है, पैकिंग के काम करता है। गोल्जी का क्या काम है, तो प्रोटीन का पैक करना, प्रोटीन को पैक करके इधर से उधर ले जाता है। यह पुटिकाएं गंतव्य स्थान पर उस पदार्थ को पहुंचा देता है। यदि कोई पदार्थ कोशिका के बाहर स्रावित होता है, ये सब पढ़ने वाला है, आप पढ़िएगा, इसमें कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो पॉइंट रहेगा इंपॉर्टेंट वही करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर पूरा किताब पढ़ने लगेंगे तो समय निकलते जाएगा, आप भी बोर हो जाइएगा। आप पढ़िए, क्वेश्चन देखिए कहाँ कहाँ से निकल रहा है, बन रहा है। ठीक है, यहाँ हो गया। इस प्रकार गोल्जी को हम कोशिका के अणुओं
यातायात प्रबंधक, हम पहले ही बोले ना गोल्जी का काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का काम, इधर से उधर प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। ये कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का भी निर्माण करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोशिका भित्ति और लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है आपका, तो गोल्जी का करता है। एक हम लोग पढ़े थे ईआर, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली और आपका कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली इसका निर्माण करता था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम झिल्ली का निर्माण करता है। भित्ति और लाइसोसोम का निर्माण कौन कर रहा है, गोल्जी का कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इस पे ध्यान रखिएगा और इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स में साधारण शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है, जो राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन मिलाकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। गोल्जी का ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करता है। दो गो और ही निर्माण करता है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का ही निर्माण करता है। चलिए, लेकिन मेन जो है वो आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं, इसलिए फास्ट चल रहे हैं कि अगर नहीं फास्ट चलेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, आपका सेशन लेट हो जाएगा, वीडियो लेट चला जाएगा। लाइसोसोम, लाइसोसोम का खोज 1952 ईस्वी में डी डुबे ने किया था। कब किया था, 1952 ईस्वी में डी डुबे ने किया था। इसका क्या काम है तो भाई देख लेते हैं। सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली घिरी थैली जैसी रचना है, होने दीजिए। इसका निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह से इसका निर्माण होता है, संवेष्टन विधि द्वारा होता है। किस तरह से निर्माण होता है, लाइसोसोम का निर्माण संवेष्टन विधि द्वारा होता है। गोल्जीकाय में होता है। कहाँ होता है, अभी हम लोग पढ़े हैं, गोल्जीकाय में इसका निर्माण होता है। लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है, गोल्जीकाय में होता है। और कोशिका भित्ति का भी निर्माण कहाँ हो रहा था, आपका गोल्जीकाय में होता है। लाइसोसोम में सभी प्रकार के जल अपघटकीय एंजाइम जैसे ये मिलते हैं, जो अम्लीय परिस्थिति में ये होते हैं। एंजाइम कार्बोहाइड्रेट लिपिड न्यूक्लियम आदि के पाचन में सक्षम है। इसे आत्मघाती थैली भी कहा होता है। पूरा कोशिका के मारने का जिम्मा ये अकेले लिए हुए रहता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, सुसाइड बेसिल बोला जाता है, आत्महत्या की थैली। और एक और इससे पॉइंट बनता है, आप लिख लीजिएगा, कैंसर ये उत्पन्न करता है। ये आपको नष्ट होकर कैंसर निर्माण करता है। क्या करता है, अगर नष्ट होगा तो क्या उत्पन्न करता है, कैंसर। कैंसर को ये उत्पन्न करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्तनधारियों में, वहां भी स्तनी ही था, स्तनी में भी राइबोसोम और ईआर नहीं होता था। यहाँ देखिए, स्तनधारियों के आरबीसी में, लाल रक्त कणिका में लाइसोसोम भी नहीं पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं पाया जाता है और राइबोसोम भी नहीं पाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और केंद्रक कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो केंद्रक आपको डीएनए केंद्रक के अलावा कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाया जाता है। वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे लवक के बारे में। ये सब पेड़ पौधे वाला पार्ट अब आ गया, ठीक है। यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। छोटा क्यों आ जा रहा भाई। लवक 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, एक वर्णी लवक होता है, एक अवर्णी लवक होता है। देखिए पॉइंट को बस हम लोग को धरना है, ठीक है। बाकी सोचने समझने के लिए समय है नहीं, हम लोग को पॉइंट धरना है, हम लोग को रिजल्ट देखना है। आप अधिक जानकर क्या कर सकते हैं जब कुछ रिजल्ट ही नहीं आएगा। तो हम लोग से बहुत अधिक जानने वाला पढ़ने वाला था, कुछ नहीं किया। हम लोग थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके पढ़े और तुरंत रिजल्ट निकाल दिए। चलिए देखिए, लवक के बारे में जानते हैं। लवक केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, अभी हम बोले हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं, बोले ही। हरित लवक जिसको क्लोरोप्लास्ट इंग्लिश में बोला जाता है, अवर्णी लवक जिसको ल्यूकोप्लास्ट बोला जाता है। नाम में अवर्णी है लेकिन लौकेगा ही, ल्यूकोप्लास्ट इंग्लिश में भी ध्यान रखिएगा। और वर्णी लवक जिसमें कलर होता है, कलर तो क्रोमोप्लास्ट इसको बोला जाता है। आगे पढ़ेंगे हरित लवक। नाभि में हरित रंग है, हर पेड़ पौधा हरा रंग के होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हरे रंग का पर्ण हरित यानी क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। ये हम अलग से भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, तब तक इतना याद रखिएगा। क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण क्या होता है, हरा रंग के होता है।
इसी की सहायता से पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोफिल के सहायता से क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, इंपॉर्टेंट है। और भोजन बनाते हैं, इसलिए हरित लवक को पादप कोशिका का क्या कहा जाता है, रसोई घर। जहाँ खाना बनता है उसको रसोई घर बोला जाता है, तो ये खाना बनाता है हरित लवक, इसलिए इसे रसोई घर कहा जाता है। इसमें राइबोसोम पाया जाता है, क्या होता है इसमें, राइबोसोम पाया जाता है, प्रोटीन निर्माण करना है। क्लोरोप्लास्ट में डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति उन्हें स्व प्रकृति के लिए योग बनाती है। अब एक और पॉइंट बना सकता है कि क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या पाया जाता है, तो डीएनए आरएनए, डीएनए आरएनए दोनों यानी दोनों में से कोई नहीं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे क्लोरोफिल में हमारा मैग्नीशियम होता है, क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, ये एलिमेंट है, आपको ध्यान रखना होगा। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम। जिस तरह से आरबीसी में लोहा पाया जाता है, उसी तरह से क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मजे मजे से पढ़ेंगे ना सब याद हो जाएगा। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट क्या है भाई, तो वही ये सब पेड़ पौधा वाला कोशिका है, कोशिका के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्या होता है, क्लोरोफिल के क्रिया होता है, एक ऐसा भाग है जहाँ पे क्लोरोफिल का क्रिया होता है। आप दोनों में कंफ्यूज मत करिएगा, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में मैग्नीज, लोहा, कॉपर पाया जाता है, मैग्नीज, लोहा और कॉपर पाया जाता है, मैग्नीज लोहा और कॉपर पाया जाता है। मैग्नीज का 25 होता है। एक मिनट लिख भी देते हैं, यहाँ पे सब हम लोग लिख के रखे रहते हैं, इसलिए लिख लेते हैं ना, बार बार इसको लिखने से 25 ही होता है, शायद लिखे नहीं है इसमें, लेकिन आप देख लीजिएगा। ऐसे हम लोग जब उसको पढ़ाएंगे तो सारा आपको याद करवा दे। इसका शायद 29 होता है कॉपर का, लोहा 26 होता है। बढ़ते हैं आगे, 26 है कि 27 में, 26, ठीक है। कॉपर 29 ठीक है, मैग्नीज तो एक पहले ही होगा। बस कंफ्यूज आपको नहीं करना है यहाँ पर ये सब में कि क्लोरोफिल में कितने कौन कौन है। क्लोरोफिल में भाई मैग्नीशियम है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, मैग्नीज, लोहा और कॉपर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब क्या पॉइंट बच रहा है हमारा। पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है, कैराटीन के कारण होता है। पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है, कैराटीन के कारण। हम इसका बहुत सारा और भी प्रोटीन टाइप में पढ़ाएंगे, जिसमें पत्तियों का पीला रंग, सेव का फलाना रंग, टमाटर का लाल रंग, इस तरह का बहुत सारा आएगा आपको, लेकिन वो आएगा वर्णी लवक में। अब आते हैं अवर्णी, नाम के अवर्णी है, इंग्लिश में लौकेगा लेकिन ल्यूकोप्लास्ट। रंगहीन है, कोई रंग नहीं है, पौधे के उन भाग के कोशिकाओं में पाया जाता है जहां सूर्य प्रकाश से वंचित है, जैसे जड़ उड़, जैसे कि जड़, भूमिगत तना आदि में यह भोज्य पदार्थों का संग्रहण करने वाला लवक है, यानी इसमें मंड, वसा, प्रोटीन कणिकाओं का संग्रह होता है, जमीन के अंदर रहता है, ध्यान रखिएगा। मंड को इंग्लिश में स्टार्च बोला जाता है, वसा और प्रोटीन को क्या किया रहता है, ये संग्रह करके रखता है, ल्यूकोप्लास्ट। अब आते हैं वर्णी लवक। वर्णी लवक है यानी कि इसमें कलर होगा। यह रंगीन लवक होता है जो प्राय लाल, पीले, नारंगी या एटसेट्रा रंग के हो सकते हैं। रंगीन भाग, जैसे ये रंगीन भाग है यानी ऊपर वाला भाग होगा, जिसमें पुष्प, फल, भित्ति, बीज आदि क्या होते हैं, पाए जाते हैं। कुछ है यहाँ पे पॉइंट दिए हुए, जो पॉइंट कम से कम दिया हुआ है उसको हम लोग याद कर लेंगे। बाकी तो हम बोले ही है कि बहुत सारा है जिसको हम लोग बाद में अलग से करेंगे, स्टैटिक टाइप में उसको बना लेंगे, ठीक है। जैसे कुछ उदाहरण है, देख लेते हैं। टमाटर का लाल रंग, से लाल रंग, टमाटर लाल लाल है, लाइकोपीन के कारण होता है। गाजर में कैराटीन पाया जाता है, गाजर में क्या होता है, कैरोटीन पाया जाता है। चुकंदर बेटा पिएगा यानी खाएगा तो विटामिन, चुकंदर बेटा खाएगा तो विटामिन। नोट पॉइंट है कि वनस्पति में पराबैंगनी किरण के दुष्प्रभाव से कौन बचाता है, तो फाइकोसाइनिन। पराबैंगनी किरण आया, इसको से इधर से फेंक देता है, फाइकोसाइनिन लौटा देता है, फेंक देता है, फाइकोसाइनिन। वनस्पति को यानी पेड़ पौधे को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से कौन बचाया, फेंक दिया, उधर से आया पराबैंगनी किरण, इधर से फेंक दिया, तो फाइकोसाइनिन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं। चूंकि पेज अभी 4 पेज और है, तो जितना जल्दी हो सके हम लोग उसको करने का कोशिश करेंगे, ताकि सेशन अभी ज्यादा लंबा ना हो। कितना टाइम हो गया, 44 मिनट।
तो यहाँ तक देख लेते हैं, केंद्रक से बाद में हम लोग पढ़ेंगे, एक और कोशिका का हो जाएगा क्योंकि सेशन बहुत लेट हो जाएगा तो आप लोग देख भी नहीं पाइएगा, कितना भी जल्दी जल्दी कर ले। नेक्स्ट पॉइंट है रसधानी, जिसको वैक्यूल्स बोला जाता है। ये दोनों में पाया जाता है, जंतु कोशिका में भी और पादप कोशिका में। कोशिका की निर्जीव संरचना है ये, इसमें तरल पदार्थ भरा हुआ रहता है, रहने दीजिए। बहुत कोशिकाएं, अनेक बहुत कोशिकाएं छोटी पड़ जाती है जंतु कोशिका में, परंतु पादप कोशिका में बड़ा बड़ा होल रहता है, वैक्यूल्स छेद घेरता है। राजधानी एकल झिल्ली की आवृत्ति से होती है, जिसको क्या बोला जाता है, टोनोप्लास्ट। यही आपका इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए राजधानी है ना इसमें, तो ये टोनोप्लास्ट से घेरा हुआ रहता है। यही आपसे पूछेगा बार बार, इससे एक क्वेश्चन यही बनाता है कि राजधानी जो है किससे घिरा हुआ रहता है, तो टोनोप्लास्ट से। ठीक है, अमीबा में संकुचनशील राजधानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है। अब जो हमारा सेशन है लंबा हो जा रहा है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, यहीं पे लेट करते हैं। कोशिका का एक और पार्ट हम लोग लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। देखिए बढ़िया से।